सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आज लास्ट है बच्चे, आज मियोसिस कर लेंगे, फिर भी हम एक बार दोहरा लेते हैं। हमने क्या देखा था कि सेल साइकिल होगी, सेल साइकिल में क्या क्या चीजें थी सर? फेजेस होते हैं अलग-अलग, दो टाइप। पहले तो सेल साइकिल ही जो है दो भाग में बटी हुई है। कौन कौन सी भाग है? इंटरफेज और एंडफेज। सर एक एमफेज था, एक एमफेज था और एक इंटरफेज था। यस सर। सो मान लीजिए कि हम उसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। ये आपका हो गया इंटरफेज और ये हो गया आपका एमफेज। और यहाँ से जो आपका स्टार्ट हुआ था ये हो गया आपका इंटरफेस। इसमें जो इंटरफेस है आपका तीन भाग में डिवाइड हो जाएगा, राइट? जी सर, जीवन एस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे रेप्लिकेशन हो रहा है, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो रेप्लिकेशन हो रहा है, हिस्टोन प्रोडक्शन, हिस्टोन प्रोडक्शन और सर सिंथेसिस भी जैसे रेप्लिकेशन हुआ, हिस्टोन प्रोड्यूस हुआ और सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, राइट? ये तीनों हुआ था ना। ये प्रिपरेटरी है, ये भी प्रिपरेटरी रहेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर जो ये था ये चार फेजेस में डिवाइड हो गया था। एम फेज भी दो फेजेस में डिवाइड होता है। कौन कौन से हैं? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, राइट? सो यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज आ गया आपका, मेटा आ गया, एनाफेज और टेलोफेज। एना और टीलो। टीलोफेज। और फिर ये हो गया कि साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट? यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। सर और पूछते हैं कि एम फेज का सबसे बीच वाला फेज कौन सा? तो एनाफेज होगा, मेटाफेज होगा ना? सर मतलब एम फेज में देखा जाए तो बीच में सर एनाफेज है। नहीं, मेटाफेज जब क्रोमोसोम बीच में है, उसके बाद वो दो सेल की तरफ बढ़ गए, जब साइकिल जो डिवीजन है वो बीच में है। मेटाफेज पे उसी पे आएंगे ना, इक्वेटोरियल प्लेट पे, राइट? तो ये चीजें थी। हमने क्या सीखा था यहाँ से बच्चे कि ये जो है इंटरफेज जो है 90 से 95% ऑफ द टाइम रहेगा, राइट? और सबसे कम जो है एम फेज में जो एक्चुअल डिवीजन है उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, प्रिपरेटरी फेज में ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? सो एग्जांपल दिया था कि ह्यूमन में 24 घंटे का है साइकिल, सो 23 घंटे जो है वो प्रिपरेशन में जाएगा, लास्ट का 1 घंटा डिवीजन में जाएगा, राइट? सो एम फेज में टाइम कम लग रहा है और बहुत क्रूशियल फेज हुआ है। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि प्रिपरेशन हो रही है यहाँ। क्लियर? कोई डाउट सेल साइकिल में किसी को? पक्का? इसमें टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है, ज्यादा घूम रहा है। नहीं, ज्यादा घूम रहे हैं, प्रिपरेशन ही इतनी है, तैयारी में ज्यादा टाइम लगता है ना। शादी तो एक ही दिन होती है ना, तैयारी तो 6 महीने चलती है ना। समझो बात, 3 बार गए सूट सिलवाने, फिटिंग कराने, ये कराने, वो कराने, जूता खरीदा, कोई टाइम लगता है। घंटे खाना बनाते हैं, हाँ, तो प्रिपरेशन में टाइम ज्यादा लगता है और एक्चुअल चीज में कम, ठीक है? अब फिर है एम फेज। एम फेज में प्रो में हमने क्या देखा था बच्चे?
सर प्रिमिटिव फेज होता है, ये पहला फेज है जहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन स्टार्ट हुआ था, राइट? स्टार्ट, सो कंडेंसेशन तो स्टार्ट हो जाएगा और सेंट्रल पोल की तरफ सेंट्रल पोल की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, और जहां मूव करेगा वही डिसाइड करेगा कि यही दोनों फ्यूचर सेल होंगे, प्लेन ऑफ डिवीजन, राइट? फिर क्या हुआ था यहाँ पे, एंड तक न्यूक्लियर ईआर, गोल्जी और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ प्रोफेज ये सब खत्म हो जाएंगे, नहीं दिखेंगे। यही था ना, क्या कुछ था? तो ये तो आपका प्रोफेज हो गया बच्चे। बेटा फेज में हमने क्या देखा था? सर बेटा फेज में कंडेंसेशन, डी कंडेंसेशन करवाई जाती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड डन completed in metaphase। सॉरी बच्चे, क्या कह रहे हैं आप? क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट। हाँ, मैंने कहा था ना, क्रोमोसोम किसी को भी कह सकते हैं। क्रोमैटिड मतलब स्पेसिफिकली आप कह रहे हैं कि भैया जो डिवीजन के टाइम सुपर कंडेंस स्ट्रक्चर है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, क्या होगा यहाँ पे? कंडेंसेशन कंप्लीट हुई, वो दोनों तो पोल पे पहुंच गए, स्पिंडल फाइबर अरेंज हो जाएंगे, तो एस्टर बनेंगे और कुछ स्पिंडल बनेंगे। स्पिंडल उनको कहेंगे जो इंडिविजुअल होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में जो कैनेटोकोर है वहां पे अटैच हो गए, ठीक है? और यही खींचतान के इनको इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर देंगे, राइट? यही खींचतान के इसको इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर देंगे, ठीक है? एक बात यहाँ पे याद रखना, अगर हम किसी भी सेल का या इंसान का डीएनए क्रोमोसोम स्टडी करना चाहते हैं, उसको कहते हैं कैरियोटाइप। उसको क्या कहते हैं? कैरियोटाइप। कैरियोटाइप कौन से स्टेज पे करते हैं? मेटाफेज में। सो आप देखोगे कि वो एक पिक्चर रहेगी क्लास 12 में, जिसमें सब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया रहेगा। तो बेस्ट स्टडी, अब तो बहुत ज़्यादा टेक्निक है, पहले तो टेक्निक नहीं थी, हम पिक्चर ले लेते थे ये देखने के लिए कि कोई और अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा और कम तो नहीं है, तो पिक्चर के थ्रू हम एनालिसिस करते थे, उसको कहते थे कैरियोटाइपिंग। तो कौन से स्टेज पे बेस्ट कैरियोटाइपिंग हो सकती है? मेटाफेज पे, क्योंकि वो इक्वेटोरियल प्लेट पे है और बहुत अच्छे से कंडेंसेशन कंप्लीट हो गई है ना, मूव नहीं कर रहा है, एकदम बहुत अच्छे से दिखेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा, कैरियोटाइपिंग यहाँ होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग 12th में। चलिए, फिर क्या होगा बच्चे? एनाफेज में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। एनाफेज में क्या होगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गए, इसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगी और फिर वो मूव होने लगेंगी अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ। सो यहाँ से ये ब्रेक करेगा और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी इसकी अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ, ठीक है? एक बात और है, एनाफेज की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे वी शेप हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना? वी शेप ही तो होगा ना, दिख नहीं रहा क्या? ऐसा ही तो होगा, सॉरी बता देता हूँ, जब हाँ खींचता है वी शेप है, बिल्कुल खींचेगा, उसकी वजह से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहीं से स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है, ठीक है? ये पहुंच गया भैया एनाफेज में अपने अपने पोल पे। फिर क्या होगा एनाफेज? टीलोफेज में क्या होगा? डीकंडेंसेशन और सब कुछ वापस आ रहा है, और रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर ईआर, गोल्जी और न्यूक्लियोलस, ठीक है? ये होता है ना। फिर होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट में दो तरह की है। एनिमल में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा, फरो बनेगा ऊपर से और बीच में आके मिल जाएगा, दो सेल अलग हो जाएंगे। प्लांट में सेल प्लेट बनेगा, बीच से स्टार्ट होगा और किनारे पे मिल जाएगा रेडियल वॉल पे, ठीक है? फ्राइकोप्लास्ट से कौन बनाता है? वो गोल्जी डिक्टियोसोम। क्लियर? सब टीलोफेज भी आपको साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इनटू टू पर्पस।
नहीं समझा क्या? साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ। If the division of cytoplasm into two daughters. नहीं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया, ये था सिनेरियो। यहाँ पे दो न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे ना, तो यहाँ पे अगर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा तो दो सेल तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे ना। समझ में आ रहा कि अगर हम उसको डिवाइड कर दिए, बस एक ही लाइन तो खींचनी है, दो सेल बन गए ना, वही तो है। Start end of telophase. चलो इतना डन है। अब करेंगे मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है? ये स्पेशल टाइप की डिवीजन है। जैसे प्लॉइडी हो जाता है। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है जो बहुत कम केसेस में होगा। एक आपने पढ़ा होगा प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू, जब 2n से n बन रहा था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट में देखा है ना, वो जो 3 साइकिल बनी है, प्लांटिक याद है? चैप्टर 2 लास्ट लाइफ साइकिल, प्लांटिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अच्छा उन्होंने नहीं किया ना, तो दूसरे बैच में वो उसमें है। ठीक है, देखते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप की डिवीजन है। क्योंकि इसमें क्या होती है, प्लॉइडी जो है आधी हो जाती है। Reduce the ploidy to half। ठीक है, रिड्यूस क्या हो जाती है, प्लॉइडी आधी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 2n है तो क्या हो जाएगा, n, 4n है तो 2n। ये है प्लॉइडी का। लेकिन प्लॉइडी तो चेंज नहीं होती कभी ऐसे। इसमें होगी ना प्लॉइडी, वहां नॉर्मल सिनेरियो में, लेकिन मियोसिस में तो होगी नहीं तो फिर मतलब ये क्या है मियोसिस का, अगर प्लॉइडी नहीं चेंज हुई। यस सर, स्पेशल एड्रेसली। हाँ, इसीलिए तो स्पेशल डिवीजन है। तो ये तो रहा आपका दो पार्ट, माइटोसिस मियोसिस देखेंगे बाद में। इतना याद रखना। इसमें होता क्या है बच्चे कि मियोसिस जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दो पार्ट में मियोसिस बटा हुआ है। पार्ट 1 में क्या होगा, G1 S G2, ठीक है, G1 होगा, S होगा, G2 होगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, देन टीलोफेज 1। ठीक है, हमने क्या कहा कि G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही होगा। इसको याद कर लीजिए थोड़ा। पार्ट 2 में ये वाली साइकिल नहीं होगी, फिर से सिंथेसिस नहीं हो रही है कुछ डीएनए की। क्या होगा, डायरेक्ट प्रोफेज 1 था ना, प्रोफेज 2 हो जाएगा। यस, प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टीलोफेज 2। हाँ, गुड। ठीक है, क्लियर। एक बात याद रखिए, इस पार्ट के बाद भी साइटोकाइनेसिस होगा और इस पार्ट के बाद भी साइटोकाइनेसिस होगा। तो यहां भी
साइटोकाइनेसिस हो रहा है और इधर भी साइटोकाइनेसिस हो रहा है। क्लियर? ठीक है। तो दो साइकिल डिवीजन दो बार हो रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2। साइकिल वही फॉलो हो रही है। अंतर क्या है कि पहले वाले में हम डीएनए सिंथेसिस कर रहे हैं, दूसरे वाले में डीएनए सिंथेसिस नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर? और इन दोनों के बीच जो समय लगेगा, ये साइकिल कंप्लीट हो गई तो उसके बाद ही तो ये साइकिल शुरू होगी। पार्ट 1 कंप्लीट होगा तभी तो पार्ट 2 शुरू होगा, यही है ना? तो इनके बीच के समय को क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। बीच के समय को क्या कहेंगे? इंटरकाइनेसिस। इनके बीच के समय को जो लगेगा, दोनों के बीच के समय को, उसको क्या कहेंगे? इंटरकाइनेसिस। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? करना चाहिए आपको? यस सर। गुड। तो मान लीजिए कि हमें अपने सेल में करना है, ठीक है? कहाँ पे, कौन से बॉडी पार्ट में होगा मियोसिस? जर्म सेल्स में, राइट? जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, राइट? तो जर्म सेल्स में शुरू हुआ मियोसिस। सबसे पहले क्या होगा? G1 हुआ, S हुआ, G2 हुआ, हो गया, प्रोफेज में आ जाते हैं। एक बात और याद रखना, इसमें तो ज़्यादा ही चीज़ें लिखती हैं, एक चीज़ और लिख रहा हूँ बस लास्ट, उसके बाद उधर चला जाऊँगा। ये जो पार्ट 1 है ना, यही है एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन। यहीं पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहीं पे एक्चुअल रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? क्रोमोसोम का क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस कर रहा है। क्लॉइडी जो रिड्यूस हो रही है वो पार्ट 1 में ही हो रही है। पार्ट 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। पार्ट 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक है? जो रिडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? पार्ट 1 में हो रहा है। पार्ट 2 में जस्ट माइटोसिस फॉलो हो रही है, ठीक है? उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने सिंथेसिस कर दिया था ना। चलते पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 में क्या देखेंगे? प्रोफेज देख लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मियोसिस का प्रोफेज 1 बड़ा टेक्निकल सा है। टेक्निकल का मतलब क्या है कि कई सब पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। याद कर लेना ये जरा बच्चे, क्या क्या है नाम? फॉर्मूला है LZPD²। क्या फॉर्मूला है? LZPD²। याद रहे, LZPD²। नाम लिखता हूँ, लेप्टोनीन, जाइगोटीन, Yes. ऐसे कुछ है। यस। पहला L से हो गया लैक्टोटीन, Z से हो गया जाइगोटीन, P से हो गया पैकेटीन, एक D से हो गया डिप्लोटीन और एक D से हो गया डाइकाइनेसिस। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फॉर्मूला क्या है? LZPD²। याद हो जाएगा क्या कि नहीं होगा? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। डिप्लो APL, ठीक है? समझ में आ रहा? करण जी, आपको आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक, ये सीक्वेंस याद हो जाएगा ना?
और इसी सीक्वेंस में बच्चे याद कर लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एलजेडपी डी स्क्वायर, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैगाटीन, डिप्लोटीन, डाइथैलेसिस। ठीक है, फिर से क्वेश्चन भी आता है। इसी से तो है, इंपॉर्टेंट तो ये है ना, बाकी सब तो ऐसा ही है, राइट। जो ट्रिकी रहेगा वहीं से तो ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा यहीं से ही आएगा, कुछ भी पूछ सकता है एनटीए, ट्रिकी है तो यहीं से आएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज है, कह सकते हैं। अच्छा, प्रोफेस में जो हो रहा था होगा तो सब वही ना, प्रोफेस में जो हो रहा था होगा तो सब वही कि भैया कंडेंसेशन शुरू हो गई और लास्ट में क्या होगा, जो अपीयरेंस था साइटोस्केलेटन वो डिसअपीयर हो रहा है, यही हो रहा था ना प्रोफेस में। पक्का होगा यहाँ भी वही, तो देख लो क्या होता है। लैक्टोटीन में तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। सर वो क्रोमोसोम विजिबल हो जाएगा ना? विजिबल कैसे हो जाएगा? कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनेगा? जाइगोटीन में क्या हो रही है? तो साइनेप्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाँ, उसी को कहते हैं। तो पेयर में आ जाएगा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चे? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। लैक्टोटीन में क्या था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमैटिन। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और जो बनेगा वो बनेगा साइनेप्स। क्या बनता है? साइनेप्स बन जाएगा। साइनेप्स बन जाएगा, ठीक है। साइनेप्स बन जाएगा। यस सर। समझते हैं कि होता क्या है बच्चे? हमने क्या कहा था कि हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम है, यही कहा था ना। इसका मतलब है एक पेयर या मदर से आया, एक पेयर फादर से आया, मम्मी पापा से एक सेट आया, यही कहा था ना। इसका मतलब ये होगा कि क्रोमोसोम 1 एक मदर से था और एक फादर से था, यही था ना, राइट। उसकी बाद इस स्टेज के बाद ये इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा ना। ये मदर वाला क्रोमोसोम था और ये फादर वाला क्रोमोसोम, यही तो है ना। अब हम कह रहे हैं ये दोनों होमोलॉगस ही तो है ना, नॉन सिस्टर, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये पेयर हो जाएंगे। जब ये पेयर हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, तो 4 क्रोमैटिड्स एक साथ आ रहे हैं। इसको क्या कहना है? सोमेटाइज। अरे बाबा, इक्वेटर में थोड़ी आ रहे हैं, ये तो जाइगोटीन में हो रहा है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्स बना रहा है ना, तो इसी को तो कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सही, ये भी होता माइटोसिस में। ये कहाँ होता है? समझ में आया क्या? अब एक क्वेश्चन बताओ कि अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे? क्वेश्चन रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ कि अगर
ह्यूमन बीइंग में ये हो रहा है प्रोसेस, तो कितने साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे? सर 23 है। 23 बनेंगे, 23 ही पेयर है ना, यस सर। 23 ही तो बनेंगे, ठीक है, पक्का कि नहीं? तो ये रहा भैया जाइगोटीन का काम, ठीक है। पैकेटिंग में क्या होता है? पैकेटिंग में क्या होगा? क्रॉसिंग होगा। पैकेटिंग में क्या होगा? क्रॉसिंग होगा। पैकेटिंग में क्या होगा? क्रॉसिंग होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब एक बात और याद रखना आपको, क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन। जो कि होता है एक एंजाइम के द्वारा, जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेज। ठीक है, पक्का? क्रॉसिंग ओवर हुई जिसका मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ, और वो हुआ एक एंजाइम के द्वारा जिसका नाम था रिकॉम्बिनेज। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन बाय रिकॉम्बिनेज। अभी देखो होता क्या है। अच्छा एक चीज और ये बताता हूँ फिर बोलिए। ये दोनों पेयर हो गए थे ना, एक साथ जुड़ गए थे, तो होगा क्या, इसमें जो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हुए ना, ये तो सिस्टर वाले हुई दोनों, राइट? ये दोनों सिस्टर हुई ना, जो आसपास है। तो क्रॉसिंग ओवर की जेनेटिक हो गई। हाँ, तो और किसका क्रॉसिंग होगा? और क्या है वहां पे? होगा क्या, ये दोनों जुड़े हुए थे, दोनों में से कोई आ रहा है ऊपर नीचे, कोई भी पी या क्यू, इसको पी कहते हैं ना, इसको क्यू कहते हैं, यही है ना। तो जुड़ने के बाद कोई भी आपस में एक्सचेंज हो गए, मतलब ऐसे हो गए, एक के पैर के ऊपर एक। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो रहा है? कह सकते हैं क्या ऐसा कि क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है वो बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है? पक्का? सो ये याद रखना कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा वो बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम ही होगा। ठीक है, एट पैकेटिंग। यस सर। ठीक है, सो बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आया क्या? यस सर। सर लेकिन सर ये पहले पेयर हो चुके हैं, फिर लेकिन उसके बाद क्रॉसिंग। हाँ, उसके बाद ये पेयरिंग तो जरूरी है ना, नहीं तो फिर कैसे होगी? एक जगह रहेंगे तभी तो क्रॉस कर पाएंगे। इतना बड़ी टांग थोड़ी है कि जो कहीं से भी जो है लकड़ लगा देंगे। पास होने चाहिए ना। सो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना जाइगोटीन में, और अगले स्टेप में पैकेटिन में क्या हुई? क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो पूछता क्या है जनरली कि भैया क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होती है? कौन सी स्टेज होगी? ठीक है, और अगर बहुत टेक्निकल हो गया तो पूछ लेगा किस में। सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होगी, मतलब ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों में नहीं हो जाएगी। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है ना, इन दोनों में नहीं होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, हो गया क्लियर? सो ये हुआ पैकेटिंग।
अब आ जाओ डिप्लोटीन। अगला क्या था? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन का, डिप्लोटीन में क्या है? सेकेंड लास्ट स्टेज है ना, तो जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनी थी वो डिसॉल्व हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, बट वो जुड़े रहेंगे एक जगह पे, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पे जुड़े रह जाएंगे। बाकी सब स्ट्रक्चर्स कंप्लीट सेपरेट हो जाएगा, बट जहां पे वो टांग फंसी थी एक दूसरे से, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो सेपरेट वहां पे अटैच रहेगा। इसकी वजह से एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं? ऐसा ही तो टांग रहेगी ना, एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस सर। सो यहाँ पे क्या होता है कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा, बट एक एक्स स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम कहते हैं काइस्मेटा। ठीक है, और ये काइस्मेटा है क्या? पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये क्या है? पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पक्का? ये क्या है? सर इस फेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या लिखी है मैंने? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यस सर। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक जगह वो जुड़ा रह जाएगा जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, उसी को कहते हैं एक्स स्ट्रक्चर अपीयर होगा, और कहेंगे उसको क्या? काइस्मेटा। तो काइस्मेटा कहां अपीयर होता है? डिप्लोटीन। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? नो सर। चलो अगले फेज में क्या होगा? ये स्ट्रक्चर भी चला जाएगा। तो डाइकाइनेसिस में क्या है? डाइकाइनेसिस में क्या होगा? वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। दिखेंगे कैसे? एक्सचेंज वाला पार्ट जो है, बस जो पार्ट एक्सचेंज हुआ था ये ऐसा देखिए, ठीक है, ये दिखेंगे ऐसे क्योंकि एक्सचेंज हो गया था यहाँ क्रॉसिंग काइस्मेटा डिसॉल्व्स। काइस्मेटा डिसॉल्व खत्म हो गया, डिसअपीयर हो गया, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। डाइकाइनेसिस लास्ट फेज। और क्या होगा? जो डाइकाइनेसिस में बस एक्सचेंज होगा। क्या क्या? सर डाइकाइनेसिस में बस एक्सचेंज ही होगा। एक्सचेंज क्या हो रहा है? एक्सचेंज तो हो गया ना पैकेटिंग में, यहाँ तो बस सेपरेट हो रहा है वो। यस सर। तो और क्या होगा इसके बाद? वो जो हो रहा था ना प्रोफेज में, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी, वो सब फिर इसमें होगा। ठीक है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका ईआर, गोल्जी डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी खत्म हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। क्लियर? डन भैया, चले आगे? यस सर। अब हम चलेंगे, अच्छा ये फेज ही है जो, अब आता है मेटाफेज। सो मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में फिर वही होगा, तो चले जाएंगे, पहुंच गए जो हम लोगों को इक्वेटोरियल प्लेट पे है। हमने आपको याद होगा तो क्या कहा,
कि जब हम देख रहे थे अपना क्या माइटोसिस, तो दोनों साइड से आके जुड़ रहा था, ऐसा ही हो रहा था ना, दोनों साइड से। यहाँ पे एक चेंज है, दोनों साइड से नहीं जुड़ेगा, एक ही साइड से जुड़ेगा। अगर यहाँ से ये जुड़ गया तो यहाँ से नहीं जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ गया तो फिर नहीं जुड़ेगा, ऐसे ही जुड़ेगा। तो ये जब खींचना शुरू करेगा एनाफेज पे तो क्या होगा, पूरा एक क्रोमोसोम क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, both the sister chromatids will reach a same pole। होगा ना ऐसा? समझ में आ रहा है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर जा रहा है, सेंट्रोमियर ब्रेक ही नहीं हो रहा। मेटाफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1 क्लियर। एनाफेज 1 में क्या होगा फिर, एनाफेज 1 में क्या होगा, ये दोनों जाते हुए दिखेंगे ना, एनाफेज में दोनों जाते हुए दिखेंगे, और दिखेंगे कैसे, किस फॉर्म में, दो वी, डबल वी हो जाएगा, सुपर, डबल वी हो जाएगा, और क्या, सो जाते हुए दिखेंगे इस फॉर्म में, ऐसे दिखेगा ना, यहाँ भी ऐसे ही दिखेंगे ना, ऐसे ही दिखेंगे ना, ये इसको वी शेप रहेगा ना। बस वहां पे केवल ऐसा रहेगा क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड ब्रेक हो गई थी। यहाँ पे क्या है, ऐसा रहेगा, ठीक है। सो ये था मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, और ये है मेटाफेज ऑफ मियोसिस। क्लियर, आ रहा है समझ में कुछ? यस सर। चलो, बस यही चाहिए। अभी क्या हो जाएगा बच्चे, टीलोफेज हो गया। टीलोफेज में क्या होगा, सर सब पहुंच जाएंगे, सब पहुंच गया, और थोड़ा सा डीकंडेंसेशन भी हो गया। कंडेंस था ना, क्रोमैटिड फॉर्म में था, थोड़ा सा डीकंडेंस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ये सब रीअपीयर, साइटोकाइनेसिस हो रही है। सो टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगी। प्लॉइडी स्टेट पे क्या है, रिड्यूस हो गई, यही तो था एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन, हो गई रिड्यूस, ठीक है। रुक जाओ, समझ में आया, प्लॉइडी रिड्यूस हो गई, ठीक है। कुछ बातें मान लो, मैथमेटिक्स मानते थे ना, बायो में बातें मान लो, समझ में आएगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हो गई, 2 सेल बन गए, 1 से 2 सेल बने ना। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटली किस में, टीलोफेज में? हाँ, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट है, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 सेल बन गए, अब ये दोनों सेल किसमें इंटर करेंगे, मियोसिस 2 में, ये पार्ट 2 और मियोसिस 2 में। एक था पार्ट 2 ना, मियोसिस 2, राइट, ये था ना। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। मैंने कहा था कि ये जो पार्ट 2 मियोसिस है, ये क्या है, माइटोसिस के इक्विवेलेंट है। सो माइटोसिस में जो जो होता है वही वही होगा। मेटाफेज में अब क्या अरेंज होगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर तो रहेगा ना। सर मतलब अभी जो सर साइटोकाइनेसिस के एंड में 2 सेल्स हैं, और तो दोनों जाएंगे ना इसमें, हाँ 2 से 4 बनेगा, तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ, अब दोनों जगह से अटैच हो रहा है, यही तो हुआ था ना मेटाफेज में, यही हुआ था ना। फिर मेटाफेज में
सॉरी एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यहाँ पे नहीं हुआ था, राइट, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे और फिर वो इंडिविजुअल वी शेप स्ट्रक्चर जाने लगेगी, ये वाली स्ट्रक्चर फिर से जाने लगेगी। टेलोफेज में पहुंच गए, रीअपीयर हो गया, फिर से साइटोकाइनेसिस हुआ, डिवीजन, और मियोसिस यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। कहां पे? जब हम कह देंगे कि भैया प्रोफेज 1 हो गया, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, ना समझ में कुछ आए तो बता देना। और साइटोकाइनेसिस, जिसके बाद जो है एंड हुआ किसका? मियोसिस का। ठीक है, वहां बैठ दो, दिक्कत हो रही थी। करण बच्चे समझ में आपको? ठीक है, तो ये चीजें होंगी। अभी डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। सो माइटोसिस लिख देते हैं इधर और यहाँ पे लिख देते हैं मियोसिस। ठीक है, ये तो नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है सोमैटिक सेल में फॉर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन। ये फॉर रिप्रोडक्शन हो रहा है, स्पेशल है, ये नॉर्मल है। सो इसमें प्लॉइडी सेम रहेगी, राइट? सेम रहेगी, इसमें प्लॉइडी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सेम रहे, प्लॉइडी रिड्यूस हो गई हाफ। फिर क्या हुआ? इसमें एट द एंड हमने क्या बनाया? 2 सेल बनाए, 1 से 2 ही तो बने। यहाँ पे क्या बनाया? कितने? 4 सेल बना दिए हमने एट द एंड। यही तो हुआ, यही हुआ ना? इस वाले में कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। इस वाले में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, होगा कि नहीं? हो रहा है ना? तो ये डिफरेंसेस रहा है माइटोसिस और मियोसिस। सर स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल फाइबर इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। नहीं सर, मतलब वो पॉइंट की सेंट्रोल, दोनों सेंट्रोल ज्यादा है इसमें एक ही सेंट्रोल है। ये बस एक कंपेयर करने के लिए। एक बात और याद रखना बच्चे आप लोग कि जो हमने डिप्लोटिन स्टेज पढ़ी ना, कौन सी स्टेज? डिप्लोटिन, LZPD2, जिसमें डी पहला वाला था डिप्लोटिन, राइट? डिप्लोटिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ह्यूमन मेल प्यूबर्टी हिट करता है, क्लास 10 में रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, जब ह्यूमन मेल प्यूबर्टी हिट करता है तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। सेम इज द केस विद फीमेल, वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है और ईच मंथ अ मैच्योर एग विल रिलीज। तो ह्यूमन मेल में तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ही चालू होता है प्यूबर्टी पे। जो फीमेल में होता है, फीमेल के ओवरी में जब वो फीमेल मदर वूम में रहती है, गर्भ में रहती है, तभी उसमें सारे के सारे एग बन के तैयार हो जाते हैं। वो मैच्योर होके रिलीज होते हैं हर मंथ प्यूबर्टी के बाद, बंद हो जाते हैं डेवलपमेंटल स्टेज पे। ठीक है, तो जितने भी एग हैं वो बन गए, जितने रिलीज होते हैं उससे लाखों गुना ज्यादा बन के वो स्टोर रहते हैं। हर मंथ जब कोई भी गर्ल प्यूबर्टी हिट करती है उसके बाद हर मंथ उसमें से एक एग मैच्योर हो जाता है और रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो वो जो बना इमेच्योर एग जो फीमेल के ओवरी में स्टोर है, राइट, वो कौन से स्टेज पे अरेस्टेड होता है?
सो वो डिप्लोटिन स्टेज, मियोसिस होगी तभी तो एग बनेगा ना, राइट? एग स्पर्म मियोसिस से ही तो बनेंगे ना। तो वो जो एग इमेच्योर होता है वो डिप्लोटिन स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है। प्यूबर्टी के बाद मान लो इसी एग का नंबर आ गया तो ये डिप्लोटिन स्टेज से कैरी ऑन होगा और फिर जाके मैच्योर एग बना के रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? सो डिप्लोटिन स्टेज पे अरेस्ट होता है, ये याद है। 12th में पढ़ोगे आप लोग, बट ये याद, ठीक है? अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस पे। क्या सिग्निफिकेंस है मियोसिस का भैया? सिग्निफिकेंस ये है कि 4 डॉटर सेल्स होते हैं। इससे कौन सा सिग्निफिकेंस? कि हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन कर पा रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हम लोगों में 46 है, अगर हम रिड्यूस नहीं करते तो अगले में कितना हो जाता? 92। नहीं करते तो एक क्रोमोसोम नंबर से इतना चेंज आ जाता है, और अगर पूरा सेट ही चेंज हो जाता तो क्या ही बवाल हो जाता। ठीक है? तो मियोसिस की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रख पा रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है कि क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेंगे आफ्टर एवरी जनरेशन, राइट? तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ उसके लिए तो ये वरदान था कि भैया कांस्टेंट नंबर रख पाओगे क्रोमोसोम का जनरेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर उस जो फीटस है उसके बाद सिर्फ माइटोसिस होती है ना? हाँ, मियोसिस होगी ना जर्म सेल में। वो तो सर बाद में होगी। क्यों? फीमेल में तो पहले ही हो जा रही है, जब वो डेवलपमेंटल स्टेज में है तभी तो मन कैरेस्ट हो रही है डेवलपमेंट में। ह्यूमन बीइंग में कैसा? ठीक है? दूसरा क्या है एडवांटेज सिग्निफिकेंस एडवांटेज कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एवोल्यूशन के लिए। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन होगा क्या? होगा। सो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से वेरिएशन हो रहा है। इसका मतलब ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन होना चाहिए ना, बस ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सर एवोल्यूशन की कोई फाइनल स्टेज होती है? अभी तक तो नहीं है, क्या पता कभी आ जाए। ठीक है? अभी क्या हो रहा है एवोल्यूशन में हमारे साथ? सर अभी तो टॉप पे है। तो हमारा एवोल्यूशन नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी भी चल रहा है, तो चलता रहेगा, मिलियन ईयर्स का है वो तो क्या वो कह रहा है अभी हमारे साथ? सर पता नहीं क्या हो रहा है। लॉस ऑफ हेयर। लॉस ऑफ हेयर बॉडी है या फिर स्कैल्प है? हेयर मतलब शरीर का बाल ना, तो ये भी शरीर में ही आता है। सर तो हमारे समाज को ancestors- एडवांटेज होना चाहिए, वो क्या है? हाँ, सर क्या एडवांटेज है उससे? मतलब एवोल्यूशन दोनों साइड से होता है। एवोल्यूशन तो कोई एडवांटेज नहीं कह सकते आप कि एवोल्यूशन तो होगा तो उसका एडवांटेज। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हम लोग कैसे दिखेंगे, पहले तो अपीयरेंस देखो, और क्या होगा वो भगवान ही जाने, वो तो अभी डिटरमाइन आप नहीं कर सकते। फेशियल हेयर भी सब कुछ लॉस ऑफ हेयर मतलब लॉस ऑफ हेयर है, और वो तो क्रोमोसोम वाई ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे, वो तो जेंडर ही खत्म हो जाएगा। क्या? क्रोमोसोम वाई खत्म हो रहा है ना, छोटा होता जा रहा है दिन ब दिन। गलत बात तो गलत बात तो ठीक है। मतलब हम रह रहे हैं। ठीक है? अच्छा, क्रोमोसोम वाई में बस एक जीन होता है, बस एक जीन SRY का। अगर वो ना रहे तो डेवलपमेंट ही नहीं होगी मेट की। बस वो इकलौता जीन जो है पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस को मेल की तरफ लाता है। ठीक है? ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ ही फोन खरीद के लाते हो तुम लोग, फोन खरीद के लाते हो, कुछ सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। तो जब एक एग फर्टिलाइज होता है तो कुछ सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट है, तुम उसको नहीं छेड़ोगे तो वो एक फीमेल एम्ब्रियो बनेगा। तुम उसको छेड़ दोगे मतलब ड्रैग करके ला रहा है, नॉर्मल प्रोसेस जो नॉर्मल चलना चाहिए वो फीमेल है, तुम उसको छेड़ के दूसरी तरफ लेके जा रहे हो, वो मेल का प्रोडक्शन। और वो प्रोसेस छेड़ता है SRY जीन।
तो तुम SRY जीन में एक म्यूटेशन कर दो या को कर दो तो सीधा चल जाएगा, चेंज। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा है, ऐसे ही छोटा है, बहुत छोटा होता है, तो हर क्रोमोसोम छोटा है। चल दोपहर की आई थी। So ये significance था। With this the chapter is क्या करेंगे क्वेश्चंस? हाँ, तो टिश्यू डिफाइन करो, क्या होता है? Sir, bunch of cells which come together to perform. हाँ, Sir, a group of cells which perform a specific function. बस कर बच्चे, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? फंक्शन ओरिजिन सेम है। और अच्छा एक बात बताओ, मान लो सेल वो ईटा हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक है ना, और हमें बनानी है दीवार, तो उस ब्रिक को बस हम सजा देंगे। अगर तुम्हारे पास 100 ब्रिक हैं, तुमको एक दीवार चाहिए है उससे, तो बस कुछ चाहिए, सीमेंट चाहिए, क्या होगा? सर दिस इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो क्या होगा वो, क्या होगा? ECM उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ECM। सेल along with ECM, सीमेंटिंग मटेरियल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ECM प्लस सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल में एम्बेड होगा, सेल ECM में एम्बेडेड होगा, वो टिश्यू बनाएगा। राइट, ऐसा तो सेल है आपके पास, टिश्यू फॉर्मेशन के लिए ECM चाहिए, सीमेंटिंग मटेरियल चाहिए। समझ में आ रही बात? उसको टिश्यू कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि एनिमल किंगडम में कहाँ से टिश्यू स्टार्ट हुआ था? एनिमल किंगडम में कौन से फाइला से टिश्यू स्टार्ट हुआ था? सेकंड फाइला से, राइट? क्या नाम था? टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा या फिर उसको निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया। क्यों नाम पड़ा निडेरिया? सर उसके पास न्यूक्लियोप्लास्टिक गन होती है और नेमेटोसाइड बुलेट्स होती हैं। यस सर, गुड। तो टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू का डेफिनेशन कुछ समझ में आया? एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा था शरारती, ठीक है, उसने एक कील ठोक दी प्लांट में, ठीक है, और कील ठोकी जो है 2 मीटर के हाइट पे। कील कहाँ लगी है? 2 मीटर के हाइट पे, ठीक। तो प्लांट की ग्रोथ हो रही है 1 मीटर पर ईयर, ठीक है, ये प्लांट की ग्रोथ रेट है। आपको बताना ये है कि 10 साल बाद वो कील कहाँ पे होगी? कुछ तो ऐसे तो नहीं होता है। कील कहाँ पे होगी? कील का मतलब हाइट कहाँ पे होगी? कील को किस लोकेशन पे हम मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे कील होगी? सर हर साल 1 मीटर बढ़ रही है। हर साल 1 मीटर बढ़ना, 10 साल बाद में देखना है। 2 मीटर उसकी हाइट है ओरिजिनल, 2 मीटर से प्लस। यस सर, 2 मीटर पे रहेगा, 2 मीटर पे रहेगी, एक आंसर आ गया। चलिए ठीक है, आपका घर? यस सर 2 मीटर की रहेगी जहाँ तक मैंने देखी। हाँ बताओ सर। एपेक्स पे जो टिश्यू होती है वहीं से ग्रो करता है। जैसे क्लास किसी छोटी में पढ़ा था। एग्जैक्टली, क्योंकि प्लांट ऊपर से बढ़ता है, बीच से नहीं बढ़ता। तो 10 साल बाद भी हम कहाँ लोकेट करेंगे? एपेक्स पे, सेम प्लेस, राइट। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वो कील कहाँ पे रहेगी? 2 मीटर पे, ठीक है। अभी टिश्यू पढ़ना है, इसमें ग्रोथ पड़ेगी, इसीलिए बताया। समझ में आया? तो जो टिश्यू होता है ना बच्चे, इसमें होते हैं 2 तरह के टिश्यू। प्लांट की बात करें, प्लांट में 2 तरह के टिश्यू है। 9th में आपने एनिमल पढ़ा,
उसमें 4 तरह के टिश्यू पड़े अपने, इपीथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ऐसे टिश्यू पड़े। 9th में आपने क्या पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में? प्लांट टिश्यू के बारे में 9th में क्या पढ़ा था? कि एक होता है मेरिस्टेम, और दूसरा होता है परमानेंट। एक होता है मेरिस्टेम, एक होता है परमानेंट। एक पढ़ा था पक्का? परमानेंट फिर क्या हो जाता है? 2 तरह का हो जाता है। कौन कौन सा? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? सिंपल फिर 3 तरह का, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तुम्हारा फोन बच्चे? हाँ तो साइलेंट कर दो। कितनी बार फोन है? ये क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम। ये होता है ना? चलो अब जाइलम और फ्लोएम ये सिंपल क्यों है? क्योंकि ये एक सेल से बना है, एक टाइप के सेल से बना है। और ये कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना है। ठीक है, तो जाइलम का जरा बताना कितने टाइप के सेल होते हैं? 4 टाइप के होते हैं ना? कौन कौन से? जाइलम, फाइबर और ट्रैकिड्स। हाँ। पैरेन्काइमा में क्या होता है? अरे सॉरी, फ्लोएम में क्या होता है? सर फ्लोएम फाइबर्स होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम वेसिकल ट्यूब्यूल्स। सीव ट्यूब होता है और कंपेनियन सेल होता है। कंपेनियन सेल, यस। सो इन सब के बारे में हमें डिटेल स्ट्रक्चर क्या करना है? इन सब के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर ये सब पढ़ो। लेकिन एक बात याद रखना, एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस चैप्टर का वही जान उसको एकदम खोपड़े में बसा रहे हैं। ठीक है, अगर तुम प्लांट काटोगे, ऐसे काटोगे, ठीक है, रूट भी ऐसे काटोगे तो गोल टाइप के ही दिखेगा ना कि प्लांट आड़ा आड़ा तो अच्छा भी देखा है, गोल ही दिखेगा। गोल ही दिखेगा। ठीक है, चलिए वेट करते हैं। तो एक हमने प्लांट को काटा गोल टाइप का है। इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। दूसरा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर के कैरेक्टर स्टडी करना, फूल, पत्ती कैसे लगी है, स्टेम कैसा है। ठीक है, वो क्या है? मॉर्फोलॉजी। ये जो सबसे बाहर यहाँ पे बच्चे आएगा उसको कहते हैं एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर आपको मिलेगा, करण बच्चे आ रहा है ना समझ में आपको? यस सर। एपिडर्मिस के अंदर आपको मिलेगा एंडोडर्मिस। ये क्या है? एंडोडर्मिस। ये क्या है? एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। इनके बीच की ये जो गैप है इस सेल से भरा होगा और इसको कहेंगे कॉर्टेक्स। इसको कहेंगे कॉर्टेक्स। ठीक है, साइंस में कितनी सारी चीजें का नाम कॉर्टेक्स है? क्या पता करेंगे किसी दिन खाली रहेंगे। ये जो बीच में है इसको कहते हैं पित्त। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और सेंटर में पित्त, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में कॉर्टेक्स।
और ये याद रखना, ये जो एंडोडर्मिस है ना, ये कॉर्टेक्स का लास्ट पार्ट है। तो कॉर्टेक्स यहाँ से शुरू हुआ और एंड कहाँ पे होगा? एंडोडर्मिस पे। तो एंडोडर्मिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स ओनली, वो अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, पक्का? इसके बीच में जो होता है बच्चे, यहाँ पे अपने वास्कुलर बंडल्स अरेंज होंगे। यहाँ पे क्या है? वास्कुलर बंडल्स। तो ये क्या है? वास्कुलर बंडल, मतलब जाइलम फ्लोएम। ये क्या है? वास्कुलर बंडल्स। ठीक है? और ये जहां पर प्रेजेंट है वास्कुलर बंडल पे, इसको छोड़ के उसको कहेंगे पेरिसाइकल। उसको कहेंगे पेरिसाइकल। पेरिसाइकल। इतना बात याद रख लोगे क्या? हाँ सर। सो इपिडर्मिस है, इंडोडर्मिस है, पित्त है, सेंटर वाला पार्ट। इंडोडर्मिस के अंदर वास्कुलर बंडल्स हैं, किसमें? पेरिसाइकिल के अंदर। इमीडिएट। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत याद रखने में इसको? नहीं? चलो एक चीज और याद रखोगे, याद ये रखना है कि ये सब जो अपने पढ़ा, ये 3 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? 3। इसको कहते हैं टिश्यू सिस्टम। ठीक है, प्लांट में टिश्यू सिस्टम होता है। तो जितना भी हमने पढ़ा वो 3 भाग में बटेगा। क्या क्या भाग है भैया? एक तो आ गया आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एक आ गया आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा क्या होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरा होगा आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर का मतलब क्या है? जाइलम फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एपिडर्मिस का मतलब है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब है एपिडर्मिस। सो जो एपिडर्मिस हमने देखा ना अभी, ये बाहर वाला लेयर, ये कहाँ आएगी? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। सो ये केवल एक लेयर आएगी इसमें, एपिडर्मिस में। पक्का? और इसी में फिर क्या आ जाएगा? बाहर ही तो होता है स्टोमेटा ना, तो स्टोमेटल अपैरेटस और प्लस हेयर। सो बार्क दूसरी चीज है। एपिडर्मल सेल्स, हेयर और स्टोमेटा, यही तो आएगा ना। जो बाहर वाली एक सिंगल लेयर है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं लोग, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा? जाइलम फ्लोएम। ठीक है, बाकी जो कुछ भी आपने पढ़ा वो किसमें आएगा? ग्राउंड। सो ये सब चीजें 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। कौन कौन सी पार्ट है? सर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर। ये टिश्यू सिस्टम है, राइट? और एक ये है, और बाकी जो कुछ भी आया वो चला गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। सो इसीलिए कहते हैं कि 3 तरह के टिश्यू हैं। कौन से? एपिडर्मिस, वास्कुलर और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सो इन दोनों को छोड़ के जो कुछ भी है प्लांट, वो किसका पार्ट है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इतना समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक चीज और याद करो, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है बच्चे, वो 2 तरह का है। प्लांट के रूट में, इसमें रूट
अंत में इस तरह का कुछ पाया जाएगा। क्या? वास्कुलर बंधन। ये आपका फ्लोएम है और ये आपका जाइलम है। अच्छा, ये बात आप समझे हरदम कि आपने वो रूट का है। मैं बताता हूँ, एक बार सुन जरा बात। ये आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि फ्लोएम से फूड मूव कर रहा है। इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये फ्लोएम से ही मूव करता है? तो करते क्या है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में कि बार हटा देते हैं। बाहर से पेड़ है उसका बार हटा दिए तो फूड अब नीचे नहीं जा सकता है वहां से। तो होगा क्या, जहां से लोअर पार्ट रिमूव था ना बार का, वहीं पे एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो वहां पे थोड़े दिन में एक आपको आउटपुट दिख जाएगी, बड़ा सा एक्यूमुलेशन फूड वहां पे जमा होगा। यही था ना। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोएम रहेगा हरदम बाहर की तरफ पाया जाएगा। फ्लोएम कहाँ पाया जाएगा? बाहर की तरफ। और जाइलम का कहाँ प्रेजेंट होगा? ये अरेंजमेंट हरदम हर केस में ऐसे है कि फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाएगा और जाइलम अंदर की तरफ। ठीक है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं। आप लोगों के लिए क्या पता कहीं हो। ठीक है, और एक बात यहीं पे लिख लीजिए, जब ये केस है तो ये केस भी हो ही जाएगा कि फ्लोएम जो है ये आउटर बार बनाता है, और सॉरी इनर बार बनाएगा। और जाइलम जो है वो वुड बनाता है। ठीक है, याद रहेगा। जाइलम क्या बनाता है? वुड। फ्लोएम क्या बनाएगा? इनर बार। ठीक है, समझ में आएगा? यस सर। अभी इसमें नोट करने वाली दो चीजें हैं बच्चे। मैंने कहा कि ये अरेंजमेंट रूट का है। आप लोग ये देखिए कि पहले तो ये जो जाइलम फ्लोएम है ये अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है कि नहीं? ये वाला इस रेडियस पे प्रेजेंट है, ये वाला इस रेडियस पे प्रेजेंट है। रेडियस पे प्रेजेंट है ना अलग अलग। दूसरी चीज नोट करने वाली ये है कि ये दोनों अल्टरनेट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम। ये अरेंजमेंट है रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर। इस कौन सा है? रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर। दो कैरेक्टरिस्टिक इसकी याद रखिए, क्या कि जाइलम फ्लोएम दो डिफरेंट रेडियस पे मौजूद हैं और अल्टरनेट कर रहे हैं एक दूसरे से। रहेगा क्या याद? ये कहां पर प्रेजेंट है? रूट। सिनेरियो कहां पे है ये? ठीक है, चलें आगे। अब देखो, अगर ये कंडीशन है कंडीशन क्या है कि भैया ये ऊपर वाला फ्लोएम है, नीचे वाला जाइलम है। यहाँ भी ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम है। डिफरेंस ये है कि इस वाले में एक पतली सी लाइन है और ये पतली सी लाइन को हम कहते हैं कैम्बियम। क्या है ये? कैम्बियम। तो एक में कैम्बियम प्रेजेंट है, एक में कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है। समझ में आ रही कुछ बात? सर ये क्या चीज है? जाइलम फ्लोएम तो वास्कुलर बंडल ही होगा ना।
अच्छा सर, उन दोनों के बीच यस सर। तो उन दोनों के बीच में कैम्बियम है, एक में नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको कहते हैं ओपन टाइप। ये हो गया ना, इसकी वजह से ये ओपन हो गया। और ये एब्सेंट है तो ये क्लोज टाइप होगा क्या? यस सर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, सर ये कौन सा व्यू है, मतलब समझा नहीं मैं व्यू। एक अकेला निकाल के दिखा रहा हूं। इसमें मैंने अंदर दिखाया, इसमें बाहर ही दिखा रहा हूं। बताऊंगा, कोई व्यू नहीं दिखा रहा, बस एक अकेला समझा रहा हूं। इसमें अकेला नहीं दिखा सकता था क्योंकि ये अलग अलग रेडियस सर है। इसके हिसाब से कैम्बियम कहाँ पर है? इसमें कैम्बियम नहीं है। नहीं, अगर होती तो कहाँ होती? नहीं है ना, होती क्या, होती ही नहीं है। तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ में यहाँ वेवी स्ट्रक्चर बनता है। मत समझो वैसे, यहाँ पे नहीं होती, नहीं दिखाया ना तो नहीं होती है। ये रूट का सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ समझो। नहीं लिखा तो समझ लो नहीं है, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें रूट में कैम्बियम सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है सारी की सारी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि रूट में कैम्बियम प्राइमरी नेचर होती है, सेकेंडरी नेचर होती है, सारी की सारी सेकेंडरी नेचर होती है। रूट भी तो सेकेंडरी ग्रोथ करता है ना, करेगा ना। सो उसमें सारी की सारी सेकेंडरी ओरिजिन होगी। होगा क्या, इसकी वजह से वेवी ऐसा कुछ बन जाएगा। रिंग नहीं बनता है, पहले वेवी नेचर का कैम्बियम बन जाता है। रिंग वेवी नेचर का, राइट? बताएंगे जब सेकेंडरी ग्रोथ रूट करेंगे। ठीक है, यहाँ में एक इंडिविजुअल, ये जाइलम फ्लोएम अलग अलग थे, अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट थे ना, इसलिए हमें दिखाना पड़ा है ऐसे। यहाँ पे मैंने एक ही वास्कुलर बंडल लिया है, जाइलम फ्लोएम एक ही साथ है ऑन सेम रेडियस। क्लियर? एक में है कैम्बियम, इसकी वजह से वो ओपन कह रहे हैं उसको, एक में नहीं है इसके लिए क्लोज कह रहे हैं। और उसको रेडियल कह रहे थे ना, इसको कॉन्जेक्ट कहेंगे। समझ में आया? Yes, sir. अब सुनो, डाइकॉट मोनोकॉट के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है, डाइकॉट में होती है कि मोनोकॉट में होती है? डाइकॉट में होगी। आपने कोई पेड़ देखा है जो ऐसे सेकेंडरी ग्रोथ किया हो? कि ज्यादातर पेड़ सर्कुलर सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, सर्कुलर ही करते हैं ना, हर साइड से बढ़ते हैं ना कि आड़ा तिरछा बढ़ जाते हैं, नहीं ना? तो होता क्या है, क्यों होता है, देखते हैं। सो एक मैं सिनेरियो ड्रॉ कर रहा हूं पूरा। ये आपका एपिडर्मिस हुआ, ये आपका एंडोडर्मिस हुआ, यही है ना? तो होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पे इन केस ऑफ डाइकॉट ये जो वास्कुलर बंडल होते हैं ये रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये रिंग के फॉर्म में, ठीक है? तो ओपन टाइप के वास्कुलर बंडल कहाँ होंगे? डाइकॉट में होंगे, क्योंकि कैम्बियम ही तो डिवाइड करेगा। यहां पे देख लीजिए कि कैम्बियम क्या करता है, यही रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? एक प्राइमरी ग्रोथ होता है जिसमें प्लांट की हाइट बढ़ती है, एक सेकेंडरी ग्रोथ होता है जिसमें प्लांट की गर्थ बढ़ती है, डायमीटर। ठीक है? तो प्लांट की ग्रोथ दो भाग में डिवाइडेड है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की लेंथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, और सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की गर्थ बढ़ेगी। तो गर्थ कैसे बढ़ रही है? कैम्बियम की वजह से। सो डाइकॉट में ओपन टाइप का प्रेजेंट होगा, मोनोकॉट में कैसा होता है? स्कैटर्ड। आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ा होगा कि वास्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन द रीजन, कॉर्टेक्स में ही स्कैटर्ड रहता है। ठीक है? वास्कुलर बंडल, क्योंकि उसको डिवाइड करना है। अब समझ में आया क्यों कह रहा था मैं रिंग फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है? समझ में आ गया? तो ये तो रहा भैया एपिडर्मिस, नहीं वास्कुलर बंडल का सिनेरियो। ठीक है?